सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉम्प्रिहेंशन की नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर समझा कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर ही आप लोग क्लोज टेस्ट पर भी अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं और इसी के बेसिस पर आप पैराजंबल को भी बहुत जल्दी सोल्व करना सीख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सोल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आप मेरे इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब पर जाकर जरूर देखिएगा। वो आप लोगों को मदद करेगा क्वेश्चंस को ठीक ढंग से पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं मेरे साथ। तो पहला सवाल आप सभी के सामने पेश है बच्चों, असर्टिव, और एक ऐसा असर्टिव पैसेज जिसके अंदर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ विद कॉन्फिडेंस नरेटर बताना चाहता है। स्क्रीन को फ्रीज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पहले पढ़कर देखें। आइए बच्चों, क्वेश्चन लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिक्लेयर दैट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने इस थर्सडे को ये चीज की घोषणा की है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, किनका, जो प्रिजनर्स के बीच है, कैदियों के बीच है, सेग्रीगेशन, उनको अलग अलग कर देना। सेग्रीगेशन का मीनिंग भी बांटा जा सकता है। ग्रेग किसी भी शब्द में अगर देखने को मिले तो वो समझ आता है ग्रुप का, और सेका एसई का मतलब सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ऑफ देयर वर्क अकॉर्डिंग टू कास्ट हिरार्की, यानी कि कास्ट के अकॉर्डिंग उनकी एक हिरार्की बनाई है। उच्च जात का ये काम करेगा, नीच जात का ये काम करेगा, उससे नीचे की जात का ये काम करेगा। इस तरह के भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, एक तरह का बैरियर लगा दिया है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स फ्रॉम द डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनमेट्स जो वहां रह रहे हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है ना, जो डी नोटिफाई किया गया है ट्राइब्स को, ठीक है, उनको भी क्या किया गया है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी कहा है। ट्राइब्स एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है ना, कि ये वो लोग होते हैं तो आदतन दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं। Within prison walls across India are oppressive to fundamental human dignity and personality. Oppressive का मतलब होता है जिसको दबा के रखा जाए, यानी कि जिसका शोषण किया जाए। ठीक है, तो जेल के अंदर इस तरह का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये किसके खिलाफ बताया गया है, फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी, मान सम्मान और पर्सनैलिटी के खिलाफ। द टॉप कोर्ट डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स विद इन 3 months, 3 महीने में प्रिजन मैनुअल। अब प्रिजन मैनुअल का मतलब ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैनुअल शब्द के अंदर लिखा है MAN, और MAN का मतलब होता है हैंड, यानी कि जिस चीज को आप अपने हाथ से चलाते हैं उसी के बारे में कहने वाली जो पुस्तिका है उसे मैनुअल कहा जाता है। कि 3 महीने में इस मैनुअल को तुरंत ठीक किया जाए। इट ऑर्डर द डिलीशन, डिलीशन डिलीट शब्द से निकलकर आया है, कास्ट कॉलम को बिल्कुल हटा दिया जाए। एंड एनी प्रेफरेंस टू कास्ट फ्रॉम रजिस्टर्स ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड कन्विक्ट्स, यानी कि रजिस्टर का मतलब है जो दर्ज हैं, किसमें, अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल का मतलब जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अभी उनके मुकदमे से वो दोषी करार नहीं हुए हैं, वो अंडर ट्रायल्स हैं, एक्यूज्ड हैं। और कॉन्विक्ट जिनको सजा मिल चुकी है, maintained in prison. The court underscored that members of denotified tribes must not be subjected to arbitrary arrest. Arbitrary मनमाने ढंग से अरेस्ट ना किया जाए। वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संविधान का हनन होता है। एवरीवन इज बोर्न इक्वल, देखो जी ये बायोलॉजिकल बात कही है हमारी कोर्ट ने भाई, ठीक है। देयर कैन नॉट बी एनी स्टिग्मा, इस पर किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाया जा सकता, स्टिग्मा, ठीक है। अटैच टू द एग्जिस्टेंस, टच और प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन मोर देन 75 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, करीब 75 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। वी हैव नॉट बीन एबल टू इरेडिकेट द ईविल, इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को जड़ से खत्म करना, ईविल का मतलब बुराई। किस चीज की बुराई बताई गई है भाई, कही गई है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। A 3 judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूड़, और चंद्रचूड़ साहब ने 3 बेंच के जजेस के साथ इस बात को ऑब्जर्व किया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हु ऑथर्ड द जजमेंट, जिन्होंने इस जजमेंट को अपनी ताकत से लिखा है भाई, रेफर टू आर्टिकल 15
1 of the constitution which enshrines the fundamental, enshrines का मतलब होता है मान सम्मान से जिस बात को दर्ज किया जाता है, fundamental right against discrimination, but if the state itself discriminates against a citizen then it is discrimination of the highest form, सबसे बड़ा discrimination हो जाएगा ये तो. After all the state is expected to prevent discrimination नॉट परपैचुएट इट, परपैचुएट का मतलब रेगुलेट करना, लोगों के बीच में से पॉपुलराइज नहीं करना, लोगों के बीच में से इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात कही गई है. ठीक है बच्चा, आगे लिखा हुआ है ही नोटेड ही हेल्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन अमंग प्रिजनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अमाउंटेड टू अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के आधार पर ये तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, विच इज फोरबिडन अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मेरे दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए लिया गया है द हिंदू 4/10/2024 की परीक्षा से, तो ये सवाल हमने बनाया. आइए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर. बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपना आंसर मार्क करेंगे और फिर मेरे साथ मिलकर उसको साथ साथ वेरीफाई करेंगे. ठीक है बच्चा. What did the Supreme Court declare regarding the caste-based discrimination in prisons? It is necessary for maintaining order. सर सुप्रीम कोर्ट तो इसके खिलाफ है, तो नेसेसरी तो कहेंगे नहीं, ओप्रेसिव, जो शोषण करता है दबाता है. ये हमें पैसेज में भी मिला है. हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, बिल्कुल नहीं. इट शुड बी इंक्लूडेड इन प्रिजन मैनुअल. सर यहाँ से इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करने के लिए आदेश दिया है. तो सही जवाब हमारे सामने बी फॉर बॉम्बे बनता है. आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं. व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिगार्डिंग प्रिजन मैनुअल्स, क्या डायरेक्ट किया गया है, ध्यान से देखते हैं बच्चे. नो चेंजेस वर रिक्वायर्ड, कोई चेंज, सर चेंजेस की तो बात कही गई है. दे शुड बी अपडेटेड विद इन 1 ईयर, सर समय सीमा गलत है, हटा दीजिएगा. 3 महीने का समय सही जा रहा है. ठीक है. प्रिजनर्स कास्ट डिटेल्स मस्ट बी प्रोमिनेंटली, सर मस्ट बी नहीं, रिमूव करने के लिए कहा गया है. आइए बच्चा पार्टी तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है. देखिए तीसरा सवाल हमारे सामने. व्हाट स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रेफर टू इन द जजमेंट, किसके बारे में बात कही गई. आर्टिकल 21, 14, 15, 1 या फिर 19. तो आपकी तरफ से इसका सटीक सही जवाब है 15(1). कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स स्टांस. स्टांस का मतलब होता है बच्चों स्टैंड, ये आपको याद रखना चाहिए, अच्छा शब्द है, आपके काम आएगा. व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स स्टांस ऑन मेंबर्स ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब इन द जजमेंट. दे शुड बी ट्रीटेड एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स. दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट. दे शुड बी सेग्रीगेटेड इन प्रिजन. सर ये तो पूरी तरह गलत है. द कास्ट शुड बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्स. सर बिल्कुल गलत हो गई है बात. तो हमारी तरफ से करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनता है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट पर, यानी कि मनमाने ढंग से उन पर अरेस्ट का केस नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 भी है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी एज नोटेड इन द जजमेंट. ठीक है. अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल पैसेज में हमें बताया गया है. तो आप कहेंगे सर देखिए जरा पैसेज की तरफ ही ले चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. पैसेज हमें क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 17. तो 17 के अनुसार हमारा आंसर कौन सा बैठता है भाई, यहाँ पर सी फॉर चाइना आंसर बैठता है. ठीक है. वैसे भी ये जीएस का क्वेश्चन था. आइए बच्चों 6 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए. इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रूवल या अनफेयर ट्रीटमेंट की बात करता है. आर्बिट्रेरी मनमाने ढंग की, स्टिग्मा किसी के कलंक की बात है, परपैचुएट रेगुलेट करना होता है. तो आप कहेंगे सर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव की बात को यहाँ पर कहा गया है. ठीक है बच्चों. तो अब देखते हैं कुछ इसकी प्यारी सी खूबसूरत सी ग्लोसरी यानी कि वो कैब्स की बात करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहा जाता है बेटा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिले तो आप इसको जरूर याद रखिएगा. सेग्रीगेशन मैंने इसको याद करना सिखा दिया. ग्रेग का मतलब ग्रुप होता है और एसई का मतलब अलग करने की बात है, इसलिए अलगाव इसका अर्थ याद हो सकता है. डीनोटिफाइड मेरे बच्चे, नोट का मतलब लिखना है. सर यहाँ IFI किसी भी शब्द के अंत में अगर IFI को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होता है बना देना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज को नोट करना, नोटिफाई हो गया. ED लगाने से थर्ड फॉर्म हो गया. D का मतलब होता है डाउन, डाउन का मतलब ये इसको नेगेटिव बना देता है. अर्थ क्या हो गया, किसी चीज को नोट करने से हटा देना, विमुक्त कर देना. स्टिग्मा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, क्या होता है, कलंक होता है. अगर इसकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो बाबू प्लीज पढ़कर जाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है. सर परपैचुएट का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, लगातार किसी चीज को कंटिन्यू रखना, बनाए रखना. फंडामेंटल मूलभूत, आधारभूत. सर टच के साथ अन लगाते ही वर्ड नेगेटिव का, अनटचेबिलिटी जिसे हम छुआछूत कहते हैं मेरे बच्चों.
आइए दोस्तों एक अगले पैसेज की तरफ अब आपको लेकर चलते हैं। पैसेज क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। इन दिस डिजिटल एज वी रिड्यूस एवरीथिंग टू नंबर्स। आज ये डिजिटल जो है ना, हमारी एज, डिजिटल का मतलब ही जो डिजिट के आधार पर काम करे, हम हर चीज को नंबर पर रिड्यूस करते हुए लेकर आ रहे हैं। दिस ट्रेंड हैज कंज्यूम द एजुकेशन इकोसिस्टम। और जो अपना एक इकोसिस्टम है ना एजुकेशन का, एजुकेशन के इकोसिस्टम में एक तो टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, एक जिसे हम लोग कहते हैं स्टडी मटेरियल टेक्स्ट, ठीक है ना जी। इसी टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग सिलेबस कहते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है एक सिलेबस के साथ साथ क्या चीज, टाइम। ये सारी की सारी चीजें है ना जो क्या हो गई हैं, कंज्यूम कर दी गई हैं। कंज्यूम करने का मतलब है जो पहले हमारा एजुकेशन इकोसिस्टम था उसको बिल्कुल संकुचित कर दिया है। as seen in the rise of global ranking agencies which assign ranks to universities across the world every year। हर वर्ष यूनिवर्सिटीज को रैंक दिया जाता था एजेंसीज के द्वारा, ठीक है ना। अब वो भी क्या हो गया है, लगभग लगभग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। India has its own national institutional ranking framework to rank universities इन कंट्री। हमारे भारत में भी अपना एक रैंकिंग पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन है, वो भी काम करती है भारत की सभी यूनिवर्सिटीज को रैंक देने के लिए। द पर्पज ऑफ ए यूनिवर्सिटी इज टू टीच एंड मेंटर फ्यूचर सिटीजन्स। यूनिवर्सिटी का पर्पज क्या होता है, जहां पर पढ़ाया जाए और उन लीडर्स को तैयार करना जो आने वाले भविष्य के सिटीजन्स को नया सोच दे सकें, काम दे सकें। एंड टू एक्वायर एंड क्रिएट नॉलेज थ्रू रिसर्च, और जो रिसर्च के आधार पर नई नॉलेज क्रिएट कर सकें। रिसर्च एंड टीचिंग आर टू साइड्स ऑफ द एजुकेशन, ठीक है जी, एजुकेशन कॉइन, ठीक है जी। यहां आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई है, ठीक है। नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन, सर नॉलेज का मतलब क्या हो गया, जो ज्ञान है उसको बनाना, और डिसेमिनेशन का मतलब स्प्रेड करना, फैलाना हर जगह पर। A university needs to excel, excel का मतलब एक्सपर्ट बनना, in both in order to fulfill its obligations to students and society। स्टूडेंट्स और सोसाइटी के साथ मिलकर उस चीज को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाना। Through its activities, a university also has social and economic impacts। सामाजिक और आर्थिक इसके अपने अपने इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल, और ये संभव है, टू कैप्चर अ यूनिवर्सिटीज मल्टी डायमेंशनल नेचर। ध्यान से समझिएगा, ये संभव है कि हम इस चीज को कैप्चर कर सकते हैं, बंदी बना सकते हैं, या इसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। क्या, कैप्चर अ यूनिवर्सिटीज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब मैनी, डायमेंशन आयाम, बहुआयामी जो नेचर है ना यूनिवर्सिटी का, एक सिंगल मीट्रिक प्रोसेस में उसको डाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्लोबल और नेशनल रैंक। ग्लोबल या नेशनल रैंक के आधार पर उसको रखा जा सकता है। येट दिस इज व्हाट रैंकिंग सिस्टम्स क्लेम टू डू, और यही है जो रैंकिंग सिस्टम क्लेम करता है। ओवर एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड ग्लोबल, ठीक है ना जी। ओवर एम्फेसिस ऑन रिसर्च, द ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम इज वन डायमेंशनल। ये एक ही डायमेंशन पर काम करता है। इट प्लेसेस, क्या लिखा बेटा, इट प्लेसेस ह्यूज एम्फेसिस ऑन रिसर्च एक्टिविटी। ये सारा किस चीज पर फोकस करता है, रिसर्च एक्टिविटी पे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अ यूनिवर्सिटीज रिसर्च आउटपुट इज क्वांटिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब कंडीशंस कहलाता है, ठीक है। और भाई जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च आउटपुट है, रिसर्च करने के बाद जो उनका परिणाम निकल कर आता है, इस क्वांटिफाइड, इसे बहुत बड़ी मात्रा में लाया जा सकता है यूजिंग क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश। कितने पेपर्स पब्लिश होते हैं, मैं यहां तक आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चों बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं। जब वो रिसर्चर्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स उठाते हैं तो उन पर बहुत सारे रिसर्चर्स एमफिल भी करते हैं और पीएचडी भी करते हैं। उनका काम है रिसर्च करना। अब ये रिसर्च दो तरह की होती है। एक होती है रिसर्च जो फील्ड वर्क है, यानी कि लोगों के बीच जाकर डेटा इकट्ठा करना, उसके आधार पर पूरी की पूरी डेटा को प्रोसेस करके लोगों के लिए एक नई नॉलेज तैयार करना। एक होता है जिसे हम कहते हैं बुक वर्क, और बुक वर्क का मतलब है जितनी एग्जिस्टिंग किताबें हैं उन किताबों को बार बार ध्यान से पढ़ना और उनकी क्या नई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं उन पर काम करना, ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का मेजर काम यही है, करेक्ट है भाई। अब दोस्तों इसी चीज के आधार पर ये अब चीजें आपको समझ आएंगी। अ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज रिसर्च आउटपुट इज क्वांटिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया सच एज द नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड, कितने पेपर्स वो पब्लिश करते हैं, डिजर्टेशन पब्लिश करते हैं, द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल्स इन विच दे आर पब्लिश्ड, और जिस जर्नल में उनको छापा जाता है ये भी मैटर करता है, द अमाउंट ऑफ रिसर्च फंडिंग एक्वायर्ड, कितना पैसा रिसर्च करने में लगता है, एंड द नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स हु वर एडमिटेड एंड ग्रेजुएटेड, कितने पीएचडी स्कॉलर्स को एडमिट किया जाता है और कितने पढ़कर पास हुए, ग्रेजुएट हुए। These numbers by themselves cannot capture the quality, और ये संख्याएं जो है ना ये क्वालिटी को कभी कैप्चर नहीं कर पाती हैं, कंटेंट में कभी भी एनहेंसमेंट नहीं ला सकती हैं, ना ही कंटेंट रिलीवेंस होगा, रिलीवेंस का मतलब सार्थकता, एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है जी, ना ही रिसर्च का इंपैक्ट होगा। सैडली डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ दिस फ्लॉ, यही है जो कमी है जिसके बारे में हम अब क्या है, अलर्ट हैं, अवेयर हैं। इन द रैंकिंग प्रोसेस इंडियन यूनिवर्सिटीज आर ऑल इन द रैंकिंग रेस, अब इंडियन यूनिवर्सिटी भी रैंकिंग रेस में लग गई हैं। अ वर्ल्ड रैंक मेक्स द, और वर्ल्ड में क्या रैंक है यही बनाता है यूनिवर्सिटी को विजिबल, सब लोगों की नजरें उस पर टिकती हैं, एंड हेल्प्स अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आकर वहां पर पढ़ते हैं। वर्ल्ड क्लास फैकल्टी वहां पर है, एकेडमिक पार्टनर्स वहां पर कितने हैं, यानी कि पढ़ाने वाले कितने हैं, साथी कहाँ कहाँ से पढ़ने आए हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स एंड डोनर्स, कितने लोगों ने वहां उस यूनिवर्सिटी को एग्जिस्ट करने में दान दिया है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये द हिंदू 4/10/2024 से उठाया गया सवाल है। आइए बच्चों क्वेश्चन को फ्रीज करेंगे और अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम, क्या है इसका प्राइमरी फोकस? टीचिंग क्वालिटी? नहीं सर, आप कहेंगे डिजिटलाइजेशन होने की वजह से सिर्फ संख्या पर है, ठीक है ना। रिसर्च आउटपुट, दुनिया भर का रिसर्च आउटपुट छप रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की बात पैसेज में नहीं है, सोशल इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पाया, तो बेहतर आंसर रिसर्च आउटपुट पर ही फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को फ्रीज करेंगे, आंसर बताने की कोशिश करेंगे। Which framework is used to rank universities in India? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, सर ये वाली बात ना जस्टिफाइड नहीं है। ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, सर ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक ही हैं, दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, सर यही हमें बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पैसेज की शुरुआत में बताया है। इंडियन एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क नहीं सर, अब इस पर काम नहीं चल रहा है। यूनिवर्सिटीज का अब जो हम लोगों का फ्रेमवर्क है वो इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए ये काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द 2 साइड्स ऑफ एजुकेशन क्वाइन इन अ यूनिवर्सिटी, 2 साइड्स क्या हैं देखते हैं। रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का पैसेज में जिक्र नहीं है। टीचिंग एंड फंडिंग, सर टीचिंग से रिलेटेड फंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। रिसर्च एंड टीचिंग, यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर्स को एडमिशन दिया जाता है ताकि वो रिसर्च कर सकें, टीचिंग वहां पर इसलिए होती है ताकि स्कॉलर्स को सही डायरेक्शन दी जा सके। रिसर्च एंड स्टूडेंट लाइफ, सर स्टूडेंट का चल जाता लेकिन स्टूडेंट लाइफ का जिक्र पैसेज में नहीं है, इसीलिए बेहतरीन आंसर C4 चाइना बनता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, व्हाई डू इंडियन यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट इन ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम डिस्पाइट नोइंग देयर फ्लॉज, अपनी कमियों को जांचने की बजाय इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है अब भारतीय यूनिवर्सिटीज, ठीक है। टू कम्पीट विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, ये तो एक सामान्य आंसर है, पैसेज में भले ही नहीं कहा गया है, सामान्य आंसर है। टू गेन रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी, सर विजिबिलिटी की बात पैसेज में कही गई है ना, पैसेज में कही गई है भाई, ठीक है, पहचान बनाने के लिए लोगों के सामने आना है भाई। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च या टू रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट पाने की कोशिश यहां पर की गई है। एक बार हम वापस आते हैं, यूनिवर्सिटी क्या है, विजिबल होना चाहती है, ध्यान से समझिएगा। द वर्ल्ड रैंक मेक्स द, वर्ल्ड रैंक होने के आधार पर क्या हो जाता है, यूनिवर्सिटी को विजिबिलिटी मिल जाती है, हेल्प्स अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं एडमिशन लेने, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी भी जुड़ती हैं, एकेडमिक पार्टनर्स भी जुड़ते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी जुड़ते हैं जो यूनिवर्सिटी का भला करते हैं, कुछ डोनर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो बाबूजी आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, कौन सा बेहतर आंसर है भाई? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर सटीक है। क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, क्या है, पहचान हो जाए और लोगों के बीच अच्छे से नाम हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ क्राइटेरियन फॉर इवेल्युएटिंग अ यूनिवर्सिटीज रिसर्च आउटपुट? ठीक है, कितने नंबर पब्लिश हुए हैं सर, ये तो हमें पता ही है, ये तो अपने आप में सही है। नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स कितने एडमिशन लिए हैं भाई? अमाउंट ऑफ रिसर्च फंडिंग रिक्वायर्ड, कितनी फंडिंग की जरूरत है ये भी हमें पता है। द रिलीवेंस ऑफ रिसर्च, सर रिलीवेंस के बारे में कोई भी बात यहाँ नहीं कही गई है। रिलीवेंस ऑफ रिसर्च के बारे में कोई भी बात पैसेज में नहीं कही गई है, और रिसर्च आउटपुट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मूल्यांकन इससे होगा नहीं होगा। क्वेश्चन 6 भी है, चलिए बेटा क्वेश्चन को फ्रीज करेंगे, आंसर बनाने का काम करेंगे। स्प्रेडिंग और शेयरिंग नॉलेज के लिए आपकी तरफ से कौन सा शब्द है? रिसर्च का मतलब हमें पता है जब हम किसी भी चीज पर शोध करते हैं। हटाओ सर, एक्विजिशन का मतलब होता है बच्चों लर्निंग। अधिगम हिंदी में इसे कहते हैं, पढ़ने की बात है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? कौन सा लेवल क्या और कौन से लेवल पर कौन, तो ये लेवल को डिसाइड करने वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। तो डिसेमिनेशन, जिसको मैंने आप लोगों को स्प्रेड भी कहा था, बात फैलाने की है ज्ञान को, ठीक है जी। डिसेमिनेशन को अगर आपको याद रखना है तो आपको याद होगा अशोका, अशोका के संतान, अशोका का एक बेटा एक बेटी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बुद्धिज्म के डिसेमिनेशन पर काम किया था। अगर याद हो तो कमेंट में उन दोनों प्यारे बच्चों का नाम जरूर बताइएगा कौन थे वो। चलिए बेटा कुछ कैब्स पर काम करते हैं। मेंटोर, मार्गदर्शक करने वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार कीजिएगा प्लीज। मल्टी डायमेंशनल मैंने बताया था, बहुआयामी, याद कीजिएगा जरूर। फ्लॉ, कमी को हम कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर याद कीजिएगा। आइए बच्चों, आउटपुट का मतलब होता है यानी कि जिसका आप रिजल्ट सामने लेकर आते हैं, उत्पादन, याद कीजिएगा बेटा इसका। ओब्लिगेशन, जिसको हम नैतिक रूप से या फिर कानूनी रूप से काम करने के लिए किसी को बाधित करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओब्लिगेशन। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर हम काम करते हैं। अगला पैसेज आप सभी के सामने। द यूके एंड मॉरिशस हैव रीच्ड अ हिस्टोरिक पॉलिटिकल agreement to secure the strategically important UK-US military, ठीक है जी, based on Diego Garcia and towards restoring Mauritian sovereignty over the Chagos archipelago। ठीक है भाई, सबसे पहले तो यहाँ दो इन देशों के बारे में बात कही है, प्लूरल होने के साथ हैव की बात कही है। ये पहुंच गए हैं एक ऐतिहासिक पॉलिटिकल संधि पर जिसमें वो सिक्योर करना चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यूके यूएस मिलिट्री बेस को। ठीक है जी, और ये कहां पर है? डियागो ग्रेसिया टुवर्ड्स रिस्टोरिंग। और ये जो इनका अग्रीमेंट है वो किस ओर आगे बढ़ रहा है? रिस्टोर करना है किस चीज को? मोरेशियन सोवरेनिटी को। सोवरेनिटी का मतलब होता है सर्वप्रभुता। ठीक है, कि मोरेशियस की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रूल करेगी ओवर द शैगोस। यहां पर शैगोस के बाद जो आर्किपेलागो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है जी, इनको कैसे रूल करना है। आ ट्रीटी इज नाउ बीइंग वर्कड आउट टू फॉर्म, एक संधि पर काम किया जा रहा है। बच्चों ट्रीटी का सिनोनिम जरूर याद करके जाइएगा, पेपर में आ जाता है। इट इज कॉल्ड नेक्सस, अग्रीमेंट भी हम इसे कह देते हैं। आ ट्रीटी इज नाउ बीइंग वर्कड आउट, इस पर काम किया जा रहा है टू फर्म अप द अग्रीमेंट द यूके अनाउंस्ड रिसेंटली, इसको और पक्का करने के लिए इस पर भी काम किया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन, क्या लिखा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। द स्टेटस ऑफ द बेस विल बी अनडिस्प्यूटेड, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। एंड लीगली सिक्योर, अब ये कानूनी रूप से भी सुरक्षित रहेगा। फॉलोइंग अ पॉलिटिकल अग्रीमेंट बिटवीन द यूके एंड मॉरिशियस, द यूके हाई कमीशन इन इंडिया सेड इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा है उन साहब ने। ठीक है भाई, इट सीज, ये देखता है, मॉरिशस अज्यूम, ठीक है जी, इट सीज मॉरिशस अज्यूम सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड BIOT, विद द यूके ऑथोराइज्ड टू एक्सरसाइज द सोवरन राइट्स ऑफ मॉरिशस ऑन डियागो ग्रेसिया। इट सीज, ये देखता है, क्या देखता है? मॉरिशस एज्यूम सोवरेनिटी, जो मॉरिशस ने मानी हुई अपनी सोवरेनिटी है,
इस सोवरेनिटी को, सर्वप्रभुता को कंफर्म करने की बात कही गई है। ठीक है जी। विद द यूके ऑथोराइज टू एक्सरसाइज सोवरेन राइट्स ऑफ मॉरिशस ऑन डियागो ग्रेसिया। MEA, देखो बच्चों आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सपना भी है कि CGL को क्वालिफाई करके हम लोग MEA लेना चाहते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MEA रिएक्शन welcoming the agreement on the return of Mauritian sovereignty over the Chagos archipelago, लिखा है इंक्लूडिंग डियागो ग्रेसिया, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज MEA। ठीक है, सेट दिस, उन्होंने ये कहा है सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रिलीवेंट भी है। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट्स द डीकोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन उपनिवेशवादी नीति को कहा जाता है, और डी का मतलब खत्म कर देना, ठीक है, ऑफ मॉरिशियस। ठीक है, इससे हम जो उपनिवेशवादी नीति है उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि मॉरिशियस को उसकी सोवरेनिटी प्रोवाइड कर दी है। द रिजोल्यूशन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग शैगोस डिस्प्यूट, जो बहुत लंबे से इस पर विवाद चल रहा था, आफ्टर 2 years ऑफ निगोशिएशंस, आपस में बातचीत कर कर। निगोशिएशन एक बहुत प्यारा शब्द है। निगोशिएशन का मतलब होता है जब आप बार्गेनिंग करते हैं। सभी भाइयों को पता है बार्गेनिंग। मम्मी मार्केट में जाती है, ठीक है, सब्जी खरीदती है, भैया ये सब्जी कितने की दी, सामने वाले 150 रुपए किलो, 150 नहीं भैया 110 रुपए किलो दोगे तो मैं लो, तो ये बार्गेनिंग निगोशिएशन है। ठीक है ना, डिप्लोमेटिक बिहेवियर होता है निगोशिएशन करने का। इन कंप्लायंस विद, यानी कि नियमों के अनुसार, इंटरनेशनल लॉ इज अ वेलकम डेवलपमेंट, द MEA सेड इन अ स्टेटमेंट। मेरे बच्चों हिंदू के न्यूज़पेपर से लिया गया है, 4/10/2024 से। चलिए क्वेश्चन को फ्रीज करेंगे, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से, What historical agreement have the UK and Mauritius reached regarding Diago Garcia? ऑप्शंस है, आ मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री की आपस में हम लोगों ने संधि देखी है। आप कहेंगे नहीं सर मिलिट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। आ ट्रीटी टू रिस्टोर मोरिशियन सोवरेनिटी ओवर शागोस आर्किपेलागो, यही अपनी जगह सही आंसर है भाई। इन इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं सर। कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द यूके एंड मॉरिशियस? इट गारंटीज मॉरिशियन कंट्रोल ओवर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडियन ने तो इसको, हमारे भारत ने तो इसको अप्रिशिएट किया, ये थोड़ी कहा है कि मतलब इंडियन ओशियन पर भी अधिकार दिया जाए ना बेटा ना, ऐसा नहीं है। इट एंश्योर्स द मिलिट्री बेस अपोस्ट्रोफी एस स्टेटस इज लीगली सिक्योर फॉर फर्स्ट टाइम ओवर 50 years। बिल्कुल ठीक है, पिछले 50 साल में, ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा भी है, 50 साल में पहली बार मिलिट्री बेस की इजाजत मिली है भाई, लीगली सिक्योर है मॉरिशियस का। इट क्रिएट्स अ न्यू मिलिट्री बेस इन डियागो ग्रेसिया, नहीं सर। कैंसल्स प्रीवियस ट्रीटीज, सर ऐसा पैसेज में नहीं कहा है, वरना ये भी आंसर हम बना सकते थे। आइए बच्चों क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमें क्या कहता है? विच कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेलकम्ड द अग्रीमेंट? तो आप कहेंगे मॉरिशस तो खुद शामिल, यूनाइटेड किंगडम खुद शामिल, भाई साहब का कोई लेना देना नहीं, माफी भैया माफी डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो हमारे पास आंसर इंडिया का आता है। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन, what does the agreement signify in terms of international law according to India's Ministry of External Affairs? आइए देखते हैं। It completes the decolonization of Mauritius। बिल्कुल ठीक कहा, decolonization किया जाना चाहिए मॉरिशस का, इसको पूरा करता है। पैसेज की एज इट इज लाइन है। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं सर, ये तो लिखा है अकॉर्डिंग टू, लिखा हुआ है वहां पर, है ना, विद कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओपन्स द डोर फॉर न्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं सर। इट लीड्स टू फर्दर डिस्प्यूट्स ओवर द टेरिटरी, डिस्प्यूट तो खत्म किया जा रहा है साहब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन को फ्रीज करें, आंसर बनाएंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूके एंड मॉरिशियस एज आउटलाइन इन द अग्रीमेंट? ठीक है, आइए। द यूके विल रिटेन फुल कंट्रोल, सर यूके को तो कंट्रोल छोड़ना है, ठीक है जी। अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स द क्लोजर ऑफ द मिलिट्री बेस, मिलिट्री बेस को बंद करना नहीं सर, इसकी जिम्मेदारी ही मॉरिशस को देनी है। द टू कंट्रीज विल ज्वाइंटली मैनेज, ज्वाइंटली नहीं सर, मॉरिशस का ही अधिकार होगा। दैट विल अज्यूम सोवरेनिटी, मॉरिशस विल अज्यूम सोवरेनिटी। आगे की बात को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए देखते हैं। व्हाट टोन डज द पैसेज प्राइमरीली कन्वे रिगार्डिंग द अग्रीमेंट बिटवीन द यूके एंड मॉरिशियस?
क्या टोन कन्वे की जा रही है यहाँ पर? पैसिमिस्टिक, इंडिफरेंट, ऑप्टिमिस्टिक, होस्टाइल। दो दोस्त दुश्मन बन जाए, होस्टाइल हो गए। निराशावादी, सर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इंडिफरेंट का मतलब होता है जो अच्छे और बुरे का प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये अपने आप में एन का मतलब न्यूट्रल वर्ड है। तो सर यहाँ जब मॉरिशस को 50 साल में पहली बार अधिकार दिया जा रहा है कि डियागो ग्रेसिया पर वो अपना अधिकार, सोवरेनिटी अब स्थापित करके काम कर सकते हैं, तो ये तो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है भाई इसकी टोन। ठीक है बच्चे, आइए कुछ वोकैब से मुलाकात करते हैं। अग्रीमेंट समझौता होता है, ये एक प्राइमरी स्टेज होती है ट्रीटी की। ट्रीटी लिखित में हो जाती है। ट्रीटी का सिनोनिम निक्सस बता दिया, जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक संधियां आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी जीएस में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। आगे लिखा सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ठीक है जी सर, डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवादीकरण को कम कर देना, खत्म कर देना। डी लगा दिया है, खत्म कर देना। ठीक है बेटा, ओके भाई। आइए दोस्तों पैसेज नंबर 4 से मुलाकात करते हैं। क्या कहता है पैसेज नंबर 4? लेडीज एंड जेंटलमैन पढ़ते हैं। A reliable population estimate is a basic prerequisite for conserving endangered animals। ध्यान से समझिएगा, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनकी प्रजाति खतरे में है, एंडेंजर्ड है। इनको सुरक्षित करने के लिए अ रिलायबल पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन होनी ही चाहिए। अनुमान जो है, एस्टिमेट है, इज अ बेसिक प्रीरिक्विजाइट, ये है पूर्व। प्री रिक्विजाइट का मतलब होता है जिसे हमें पहले सुनिश्चित करके चलना होगा, प्री रिक्वायरमेंट है। हाउएवर मोस्ट वाइल्ड लाइफ, स्पेशली लार्ज मैमल, जो बड़े बड़े मैमल्स हैं, ठीक है, स्तनधारी हैं, इज नॉट ईजी टू सर्वे। इनका सर्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द एनिमल्स आर ऑफन कैमोफ्लाज्ड, ठीक है ना जी, छिपे रहते हैं। ठीक है, और ऑन द मूव, अक्सर ये मूवमेंट पे रहते हैं, तो इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। हो सकता है आपने यहाँ पर भाई किसी की एक की संख्या गिन ली, थोड़ी देर बाद उसी की संख्या गिनने से पहले वो आपसे आगे फिर से काउंटिंग में आ जाए, तो ये संभव नहीं है, इनका मूवमेंट तेज है। दैट्स वाई एनमरेशन, एनमरेशन का मतलब संख्यीकरण, यानी कि संख्या के अनुसार इनको नहीं बांधा जा सकता। मेथड्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव टू बी रिफाइंड फ्रीक्वेंटली। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस द टाइगर क्राइसिस ऑफ 2005 लेड टू कंजर्वेशन ओवर प्रोसीजर्स टू काउंट द मेजेस्टिक एनिमल। इस शानदार जानवर की संख्या को गिनना जब हमने देखा 2005 में, हालात खराब हो गए हैं भाई साहब, लगभग विलुप्ति की स्थिति पे आ गए हैं, तो प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है जी, इसकी संख्या गिनने के लिए। दो क्वेश्चंस कंटिन्यू टू बी रेज्ड ओवर द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द बिग कैट। ये जो बड़े मतलब कैट हैं, इनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी, इसको डिटरमिन करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। द टाइगर सेंसस, और जो टाइगर सेंसस आज के समय में है ना, वो प्रोवाइड करती है अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ एनिमल कंपेयर टू द अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है ना, जो पुरानी सेंचुरी में इनकी जितनी संख्या थी, अब एक्यूरेट डेटा हमारे पास है। अदर एनिमल्स, ठीक है, हाउएवर हैव नॉट रिसीव्ड कंपेरेबल अटेंशन। अभी दूसरे जानवरों की तरफ पूरा ध्यान नहीं गया है, ठीक है ना जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे मन में एक बात आई, मैं एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हुए एक क्वेश्चन वैसे ही डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में, और वहाँ मैंने बच्चों से पूछा, भाई हमारे भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो भाई सभी बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है। और भाई इतनी बात हुई, मैं आगे पढ़ाना शुरू करने वाला था, तभी एक लड़के ने कहा कि सर एक बात थी मन में। मैंने कहा बेटा बताओ। कहते सर देखो हमारे मतलब भारत का राष्ट्र पशु जो है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कायदे से हमारे भारत का जो राष्ट्र पशु है ना, वो कुत्ता होना चाहिए। मैं डर गया, मैंने कहा भाई तुम तो संवैधानिक बात चैलेंज कर रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि सर देखो कुत्ता हर गली में पाया जाता है। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर उसने कहा सर कुत्ते की मिसाल भी दी जाती है। मैंने कहा कैसे? बोला सर वफादारी के नाम पे कुत्ता सबसे सर्वोच्च है। मैंने कहा ये भी बात सही है। फिर उसने कहा सर कुत्ते के बारे में अगर हम कहते हैं ना कि गालियों में भी सामान्यतः यही शब्द यूज होता है। मैंने कहा ये भी बात सही है। फिर उसने थोड़ा सा रिलीजियस मुझे आर्गुमेंट दिया। उसने फिर बताया कि सर जब पांडव स्वर्ग की यात्रा की तरफ जा रहे थे तो कुत्ता साथ हो गया था। बोला सर सार्थकता वहाँ भी है। मैंने कहा बात तो ये भी सही है। उसके बाद उस बच्चे ने कहा तो सर बताओ क्या आर्गुमेंट गलत है, हमारा राष्ट्र पशु कुत्ता होना चाहिए? मैंने कहा भाई अब ये वाली तो समस्या हो गई है, ये वाली तो समस्या होगी, इस बात में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो बात दिक्कत हो गई। फिर मैंने एक उस बच्चे को इंस्टांस कहा, मैं कहा बेटा
अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई सामान्यतः छोटा बच्चा घर परिवार में होता है तो दादा दादी पिताजी कभी कभी उस छोटे बच्चे को कहता है मेरा बेटा शेर है, ठीक है। अब उस शेर की जगह एक बार कह के दे मेरा बेटा कुत्ता है तब देखना बेटा फिर क्या हालत होती है। तो वो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया कि यार ये बात तो सही है। इतनी बात खत्म हुई ही नहीं थी, इतनी देर में एक लड़की उसके साइड में ही बैठी थी, उसने भी कहते सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैंने कहा तुम भी दागो, तुम क्यों रुकोगी भैया, तुम भी दागो। उस लड़की ने कहा कि सर राष्ट्र पशु की बात कही जाती है तो मेल नाम ही क्यों, फीमेल को क्यों नहीं काउंट किया जाता। बस उस दिन फिर मैंने क्लास ही नहीं पढ़ाई। आप बताइएगा ऐसा कोई आर्गुमेंट का आंसर हो सकता है तो। बच्चे बड़े शैतान होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के लेकर आते हैं कि टीचर भी चकरा जाए, ठीक है जी। अदर एनिमल्स फिर भी इनकी तरफ कभी कोई अटेंशन गई ही नहीं है, कंपैरेबली अटेंशन, ठीक है। द कंट्रीज अदर कैरिज्मेटिक मैमल, कैरिज्मेटिक करिश्माई जो मैमल्स हैं स्तनधारी हैं, द एलिफेंट इज अ केस इन पॉइंट। आप हाथियों की बात करो, अभी ध्यान ही नहीं गया है। A census, जनगणना, is conducted every 5 years to measure its population. After 2017, the Wildlife Institute of India, that is, ये लिखा है WII, the surveying agency changed its method. इन्होंने अपना मेथड बदल लिया है, from relying on direct head count. अब head count नहीं किया जाता, ठीक है, of dung count of elephants. अब इनका dung count किया जा रहा है, ठीक है जी। फाइन, नहीं, ना तो अब हेड काउंट पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही इनके गोबर की संख्या को गिना जा रहा है। द WII adopted the statistical modeling approach used to monitor tigers. अब टाइगर्स को मॉनिटर करने का एक नया तरीका, आंकड़े जुटाने का तरीका है। Its report which shows a substantial decline in the animal's population could well be a reflection of long-term status of the elephant. ठीक है ना, शायद लॉन्ग टर्म जो स्टेटस है एलिफेंट का, शायद उसकी वजह से इनका सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है, ठीक है जी। एंड नॉट द 5 years ऑफ द सेंसस, 5 वर्ष की इस संख्या में। अब ये चीज एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि राइटर यहाँ कहना क्या चाह रहा है। देखो फिर से इसकी जो रिपोर्ट है जो बताती है एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन, संख्या कम हुई है इन द एनिमल्स पॉपुलेशन, कुड वेल बी अ रिफ्लेक्शन, ये इस बात का एहसास हो सकता है, इस बात का हमारे सामने जिक्र हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेटस ऑफ एलिफेंट, कि कितने समय तक एलिफेंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है। एंड नॉट द 5 years ऑफ द सेंसस, 5 वर्ष की सेंसस से ये इतना क्लियर पता नहीं चलेगा। द फाइंडिंग्स कुड हैव लेड टू अ डिबेट, और इस बात पर बहस हो सकती है ना। जैसे अभी मैंने आपको बहस के 2 मुद्दे दिए हैं, है ना भाई, बहस के 2 मुद्दे दिए हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर ही क्यों, सर मोरनी क्यों नहीं, है ना, एक बहस का मुद्दा है। फिर दूसरा बहस का मुद्दा मैंने बताया सर कुत्ता क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु, खतरनाक काम हो जाएगा। डिबेट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल विच हैज कम इनटू फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, लगातार ह्यूमंस के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है इन द लास्ट 2 decades। हाउएवर एज एन इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर शोज, न्यूज़पेपर के जरिए भी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, गवर्नमेंट हैज चोजन टू शेल्व द रिपोर्ट, छिपा देना चाहती है गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को, लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती। द एलिफेंट्स हैबिटेट, जो एलिफेंट रहने की जो अपनी जगह निश्चित करता है, हैज अंडरगोन चेंजेस, ठीक है ना, हैज अंडरगोन क्या लिखा है, चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत सारी जो जंगल की जमीनें हैं, ठीक है जी, उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो एग्रीकल्चरल जगह थी उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर रहने की जगह बना दी। इस वजह से हाथियों की जो पॉपुलेशन काफी इफेक्टेड है। एज द WII report points out, fragmentation of habitats has prompted का मतलब hinted, उत्साहित कर देना, ठीक है, स्टिमुलेट कर देना, लॉन्ग रेंजिंग एलिफेंट्स टू वेंचर इनटू अनऑक्यूपाइड एरियाज, ऐसी जगह पर जाकर उनको रहना पड़ रहा है जहां कोई नहीं जाता। अनेबल टू फाइंड फूड एंड और डिस्पर्सल एरियाज, ठीक है, ना तो इनको खाना मिल पा रहा है और डिस्पर्सल घूमने फिरने की जगह भी नहीं मिलती है। द लार्ज एनिमल्स बिकम क्रॉप रीडर्स, इन्होंने आखिर में क्या किया, क्रॉप रीडर्स। अब
क्रॉप के ऊपर ही ये रेड करते हैं। इनके एलिफेंट्स घूम के वापस जो गांव की ज़मीनें हैं उनके ऊपर, जो खेत खलिहान है उन पर अटैक करते हैं। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स दैट मैप द एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड हर्ड स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन एस्टिमेट इस बात का जिक्र करता है कि एक मैप होना चाहिए कि मैप द एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एनिमल्स कहाँ कहाँ किस एरिया में हैं, साथ साथ उनका हर्ड स्ट्रक्चर, उनका जो झुंड बना हुआ है उसका क्या ढांचा है कि किस झुंड में करीब कितने जानवर हैं इन रिवर्स फॉरेस्ट, ताकि उनको वापस रिवर्स, नॉट जस्ट इन रिवर्स फॉरेस्ट बट ऑल्सो इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, और जहां इंसान रहते हैं उसके आसपास के भी हालात, और भाई जो रिवर्स फॉरेस्ट हैं उनके साथ साथ भी इस चीज का आंकड़ा होना चाहिए। कुड बी द फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस सच कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का यही तरीका है। द डेटा कैन स्पर डिस्कशंस ऑन अ वायबल पॉपुलेशन दैट कैन शेयर स्पेस विद ह्यूमंस। ठीक है ना जी, कुल मिलाकर ये हमारे सामने आ गई है थीम। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द डेटा कैन स्पर डिस्कशंस, यहां से डिस्कशन शुरू हो सकते हैं ऑन अ वायबल, वायबल मींस फिजिबल प्रैक्टिकल पॉपुलेशन दैट कैन शेयर स्पेस विद ह्यूमंस, कि जितने इंसान हैं जितने जानवर हैं वो एक प्रॉपर स्पेस एंजॉय कर सकें। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो ले द ग्राउंड, और यहीं से एक ग्राउंड तैयार हो सकता है फॉर इको सेंसिटिव डेवलपमेंटल प्लानिंग, की आने वाले समय में इको का मतलब वैसे सामान्य रूट लेवल पर होता है होम, सेंसिटिव कि किसी की वजह से किसी का घर ना उजड़े, इसी को इको सेंसिटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से 4/10/2024 से लिया गया सवाल है। चलिए बच्चों आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। How did the Wildlife Institute of India (WII) change its approach to counting elephants after 2017? By using direct head counts, by increasing the frequency of counts, by collaborating with international agencies, by implementing a statistical modeling approach. Statistical की ही बात कही गई है, ऊपर सभी बातें बोगस हैं। ठीक है बच्चों, एक इंप्लीमेंट करना है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग अप्रोच। ठीक है ना, कितने कैसे मॉडल के अनुसार काउंटिंग की जा सकती है वो आंकड़े के बारे में पैसेज में कहा गया है। व्हाट कुड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स दैट इंक्लूड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप हेल्प अचीव, किस चीज को अचीव करने में ये मदद करता है? तो ये मदद करता है भाई प्रोमोट डिस्कशन ऑन सब्सटैंशियल ह्यूमन एलिफेंट को एग्जिस्टेंस, की ह्यूमन और एलिफेंट को एग्जिस्ट कैसे करें, ये पैसेज की आखिरी लाइन में कहा गया है। इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन रिवर्स, संख्या बढ़ाने के बारे में पैसेज में कोई भी बात नहीं कही गई है। एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स, ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट है डिस्कशन का, ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। एंश्योर द एक्सटेंशन ऑफ एलिफेंट्स इन अर्बन एरियाज, तो भैया हमें यही प्रमोट करना है कि सस्टेनेबल ह्यूमन और एलिफेंट को एग्जिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सके। हमने जंगल खत्म कर दिए, वो बेचारे जंगल छोड़ के दूर चले गए, वहां खाने को कुछ नहीं मिला, वो लौट कर इंसानों ने जो फसल उगाई है उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। पैसेज में स्पष्ट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं दोस्तों, क्या कहता है? What is the primary challenge in surveying wildlife, especially large mammals? ठीक है जी, क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? They are often endangered, सर ये तो विलुप्ति की स्थिति पर है, पैसेज भी नहीं कहा गया है। दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड काउंट ड्यू टू कैमोफ्लेज एंड मूवमेंट, यही पैसेज की लाइन में कहा गया है। दे हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, नहीं लार्ज होती तो पैसेज ही नहीं बनता भाई। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, ठीक है जी, ये एंटोनिम है। क्वेश्चन 4 हमारे सामने कहता है व्हाट कॉन्सिक्वेंस हैज द चेंज इन एलिफेंट हैबिटेट्स हैड ऑन देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, दे हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में चले गए हैं। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एलिफेंट दूसरी कंट्री में कैसे चले गए? दे हैव बिकम मोर आइसोलेटेड, बिल्कुल अकेले रह गए हैं, हो सकता है। ठीक है ना जी, परिणाम पूछा है हमसे भाई, परिणाम पूछा है क्या है अगर हम एलिफेंट के हैबिटेट को बदल रहे हैं, उनके घरों में जाकर रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चरल जमीन बना रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? सर वो हमारी फसलों पर अटैक कर रहे हैं। पैसेज स्पष्ट बताता है ये बात। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। What led to improvements in tiger census procedures in India? Tiger crisis in 2005, 2005 में सबसे पहले पता चला था endangered का।
इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन, सर ये तो बात ही नहीं है, इंक्रीज होती तो पैसेज में जिक्र ही नहीं आता है ना भाई साहब। भाई कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, पैसेज में आया जिक्र नहीं। सर बंदरों की संख्या बढ़ रही है, पैसेज में आया कोई जिक्र है, नॉनसेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सर नहीं। डिक्लाइन इन अदर एनिमल्स, नहीं, अदर एनिमल्स का जिक्र ही नहीं है गुरुजी। Question number 6 we have, ladies and gentlemen, what is the tone of the passage? Optimistic, concerned and analytical, indifferent, critical. क्रिटिकल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर झगड़ा हो रहा है ना जी। तो ये वाली बात तो हमारे सामने चल तो जाती, लेकिन देखो अब माइंड मत कीजिएगा, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग एनिमल्स के होने या ना होने के बारे में जरूरत से ज्यादा वरिड नहीं दिखाई दिया। वरिड तो है, जरूरत से ज्यादा नहीं, इसलिए क्रिटिकल थोड़ा सा डाउन है। इनडिफरेंट का मतलब फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाई। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नहीं सर, यहां तो हमें चिंता दिखाई है और हमने विश्लेषण किया है जनसंख्या, मतलब जो इनकी अपनी सेंसस है, तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब हम क्रिटिकल की तरफ चले जाते। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों चंद वोकैबुलरी से मिल लेते हैं। एस्टिमेट अनुमान को कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपके सामने है। कंजर्व जिसे संरक्षित करना कहते हैं। सर्वे सर्वेक्षण हो गया। एनम्बरेशन गणना, संख्याबद्ध करना। कैरिज्मेटिक करिश्माई इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये शब्द भाई देख लो हिंदी से गया है अंग्रेजों के पास। आइए बच्चों पैसेज नंबर 5 पर थोड़ा सा काम करते हैं। पैसेज नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब ये नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, ठीक है ना। दोस्तोयेव्स्की जो भी नाम है कोई बात नहीं, ठीक है। वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर का बेटा था। हिज पेरेंट्स वर वेरी हार्ड वर्किंग, पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग थे। एंड डीपली रिलीजियस पीपल, बहुत ज्यादा धार्मिक भी थे। बट सो पुअर दैट दे लिव्ड विद देयर 5 चिल्ड्रन इन ओनली 2 रूम्स, 2 ही कमरों में उनके 5 बच्चे उनके साथ रहते थे, इसीलिए ये गरीब हैं। भारत में आओ बेटा और ज्यादा बुरा हाल दिखा देते हैं। द फादर एंड मदर स्पेंड देयर इवनिंग, शाम अक्सर शाम वो अपनी जो थी वो बिताते थे इन रीडिंग अलाउड, पढ़ते थे वो। देखो ये आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ा है। अलाउड का मतलब ऊंची आवाज लेकिन ऑडिबल है। ऑडिबल का मतलब क्या है, जिसे सुना जा सके। ठीक है ना जी। आप मंदिर में जाते हैं, आप किसी गिरजाघर जाते हैं, तो वहां पर जब पूजा पाठ का काम होता है तो ऊंची आवाज में भजन गाए जाते हैं और इतना जो हर कोई सुन सके। अलाउड देयर चिल्ड्रन जनरली फ्रॉम बुक्स ऑफ अ सीरियस कैरेक्टर, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, जनरली फ्रॉम बुक्स, किताबों से वो कुछ पढ़कर उनको शाम को सुनाते थे। ऑफ अ सीरियस कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जरूर लेके चलते थे जो सीरियस है, जिससे कुछ सीखने को मिले। दो हालांकि ऑलवेज सिकली एंड डेलिकेट, दिस पर्सन केम आउट थर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ पीटर्सबर्ग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है ना जी। हमेशा सिकली बहुत बुरा, डेलिकेट नर्म, काजू बाजू जिसे हम कहते हैं। दिस पर्सन केम आउट थर्ड, हर बार ये लगभग थर्ड स्टेज लेकर आता था, थर्ड रैंक लेकर आता था। इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द पीटर्सबर्ग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, देयर ही हैड ऑलरेडी बिगन हिज फर्स्ट वर्क, उसने पहला काम यहां पर शुरू किया था, पुअर फोक। ठीक है, जो ये काम है। अब देखो भाई यहां से लेकर बचपन से और सीधी यहां पर बात कही गई है, बात समझ रहे, यहां से एकदम जंप किया गया है। यहां तो ये एक छोटा बच्चा ही बताया गया था और सीधा जंप हुआ है, कुछ खास बात होने वाली है बीच में। देयर ही हैड ऑलरेडी बिगन हिज फर्स्ट वर्क, पहला काम इन्होंने लिखना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया या जो भी किया, पुअर फोक। दिस स्टोरी was published by the poet this person, ठीक है जी, निकराजो, in his review and was received with acclamations, बहुत प्रशंसा हुई है। हमें पता चल गया है पुअर फोक जो है ना ये एक कहानी है जिसका रिव्यू दिया है इन सज्जन ने और इसको पॉपुलराइज भी किया, इसकी प्रशंसा भी की। The shy unknown youth found himself instantly something of celebrity, ये shy unknown youth किसके लिए यूज हुआ है, इन्हीं सज्जन के लिए हुआ है। अब ये भाई सेलिब्रिटी लगभग हो गए हैं। अ ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल करियर सीम्ड टू ओपन बिफोर हिम, साहब का भविष्य आगे खुलता चला गया। बट दोज होप्स वर सून डैश्ड, डैश का मतलब चकमा देकर निकल गई। ठीक है ना जी। इन 1849, सर इस डैश को अगर ध्यान से आप समझने का काम करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टेंट पॉपुलर हुआ, मतलब
यूट्यूब के जरिए या किसी वीलॉगर के जरिए या किसी मतलब फेमस इंस्टाग्रामर के जरिए एकदम से वो पॉपुलर हुए और एकदम से उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डैश्ड। आप ऐसे नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इन 1849 वाज अरेस्टेड। देखो ध्यान से क्या लिखा है, इन 1849 ही was arrested दो नीदर बाय टेम्परामेंट नोर कन्विक्शन, ठीक है। टेम्परामेंट का मतलब ना तो भाई गुस्सा या ना बिना किसी छेड़खानी, नोर कन्विक्शन आर रिवोल्यूशनिस्ट, ये हो गया आंदोलनकारी, ठीक है। वॉज वन ऑफ अ लिटिल ग्रुप ऑफ यंग मैन हु मेट टुगेदर, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों का कुछ ग्रुप था जिसमें ये इंसान भी शामिल था, जो मिले टू रीड फ्रियर एंड प्रूधॉन, ठीक है ना जी, जो इस चीज को पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। ही वॉज एक्यूज्ड, इन पर आरोप लगा ऑफ टेकिंग पार्ट इन कन्वर्सेशंस अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ रीडिंग अ लेटर फ्रॉम, ये लिखा है बाइलिंस्की टू गोगोल, ठीक है ना जी, गोगोल। गोगोल, अगर आप गूगल करते हैं ना किसी भी चीज को, अगर आप गूगल करते हैं ना किसी भी चीज को, ठीक है ना, ये गूगल जो शब्द है ना वो इसी से बना है, गोगोल, ठीक है ना जी। अब आप इसके बारे में जान के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा जो हम गूगल यूज करते हैं, गूगल को तो हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं ना, कि बेटा इस शब्द को गूगल कर लेना, तो ये बेसिकली जो गूगल शब्द है ना इससे बना है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है बेटा, जरूर सर्च करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ये सोचते हो कि सर आपको इसकी जानकारी कैसे है। देखो दोस्तों, आप जितना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा होता जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन अपनी डेली हैबिट बना लो, ठीक है ना, इसके बगैर काम नहीं चलना है भाई, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे आपको उतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स पता चलते जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। ही वॉज एक्यूज ऑफ टेकिंग पार्ट इन कॉन्वर्सेशन, उन बातचीत में ये शामिल था जो खिलाफ थी सेंसरशिप के, यानी कि जिसको रोका गया था, इस पर आरोप लगा। ऑफ रीडिंग अ लेटर, इस लेटर को पढ़ना, कौन सा, फ्रॉम दिस पर्सन टू गोगोल, जो इसने इसको भेजा था। एंड ऑफ नोइंग ऑफ द इंटेंशन टू सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस, और इनकी क्या इंटेंशन थी कि ये अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे। अंडर निकोलस वन, दैट स्टर्न एंड जस्ट मैन, कि ऐसा इंसान, और वो भी एक सामान्य इंसान, एज मॉरिस बेरिंग कॉल्स हिम, दिस पर्सन कॉल्ड दिस पर्सन, कि ये एक सामान्य इंसान और इतना जिद्दी है। दिस वॉज इनफ, ही वॉज कंडेम्ड, इसको बहुत बुरा भला कहा गया और सजा दे दी गई, चलो इसको मृत्यु दीजिए। आफ्टर 8 months इम्प्रिजमेंट, इसको भाई 8 महीने की जेल हुई। ही वॉज विद 21 अदर्स, इसके साथ 21 और भी लोग थे। टेकन आउट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, फाइन। ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो इसको आप ऐसे ही स्किप कर दीजिएगा। टू दिस स्क्वेयर टू बी शॉट, और यहीं पर इसको गोली से उड़ाया जाना है। राइटिंग टू हिज ब्रदर मिहाइल, दिस पर्सन सेज दे स्नैप्ड वर्ड्स ओवर आवर हेड्स, ठीक है ना, दे स्नैप्ड वर्ड्स ओवर आवर हेड्स। अब इस वर्ड्स का मतलब मैसेज भी हो सकता है, ठीक है ना जी, इसका मतलब हो सकता है मैसेज, इसका मतलब हो सकता है इंटेंशंस, कि हमारे दिमाग में उन्होंने कुछ ऐसा थोप दिया। एंड दे मेड अस पुट ऑन द वाइट शर्ट्स, ठीक है, इन्हें हमें कुछ सफेद कपड़े पहनाए गए। बाई पर्सन्स कंडेम्ड टू डेथ, जिनको फांसी लगनी थी या मारी जानी थी, गोली मारी जानी थी। देयर अपॉन वी वर बाउंड इन ट्रीज टू स्टेक्स, ठीक है ना जी, और हमें पेड़ से बांध दिया गया था भाई। टू सफर एग्जीक्यूशन, वहीं पर होना था सारा। बीइंग द थर्ड in the row, I concluded I had only a few minutes of life before me, मेरे पास कुछ ही मिनटें थी मेरी लाइफ की, ठीक है ना। अब पहले यहां तक अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं, ठीक है ना, आपके पास कोई दोस्त आया और उसने कहा एक वाक्य, ठीक है जी, उसने कहा दूसरा वाक्य, तो आप इन दोनों में से कौन से वाक्य को सही मानेंगे? आप इन दोनों में से कौन से वाक्य को सही मानेंगे? अगर आप ये कहते हैं ही इंजर्ड मी, आपके पास कोई दोस्त आया और उसने भाई साहब ये वाक्य बोला, तो आप इसके अकॉर्डिंग तो कहेंगे सर उस इंसान ने आकर मुझे ये बताया ही इंजर्ड मी, ये ही किसी और के लिए है, तो ही इंजर्ड मी किसके लिए? इस इंसान के लिए जो आपके सामने आकर कह रहा है। तो ये बात तो वैलिड हो सकती है, अगर किसी को चोट पहुंचाई जाए तो वो किसी और को जाकर ये बता सकता भाई उसने मेरे को मारा, उसने मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप वो इंसान आपके सामने कहता है ही किल्ड मी, अरे भाई मार दिया तो तू यहां कैसे खड़ा है?
बात को अब ध्यान से समझना। इस पैसेज की लाइन में वो हमें अपने को गोली मारे जाने का प्रोसेस बता रहा है। मैं लाइन में तीसरी जगह पर खड़ा था, मैंने निष्कर्ष निकाला, मेरे पास कुछ ही मिनटें बची थी जिंदगी की, मेरे सामने जो भी होने वाला था। आई थॉट ऑफ यू, मैंने तेरे बारे में सोचा, एंड योर डियर वंस, और तेरे सगे संबंधियों के बारे में सोचा। आप समझ रहे हो कहां जा रही है डायरेक्शन। एंड आई कंट्राइव्ड टू किस दिस एंड दिस पर्सन, ठीक है जी, मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं इनको चूमूं, हु वर नेक्स्ट टू मी, जो मेरे सामने थे, मेरे नेक्स्ट ही थे, एंड टू बिड देम, और मैं उनको अलविदा कहूं, फेयरवेल। सडनली द ट्रूप्स बीट अ टैटू, उन्होंने एक टैटू बजाना शुरू किया, जो भी है। वी वर अनबाउंड, हमें खोल दिया गया। ब्रोट, ये हमें पता ही था कि इनको खोला जाना है, वरना अपनी मृत्यु का ये पूरा तांडव किसी को बता थोड़ी सकते हैं, और वो भी लिखकर। समझ आए इस बात को कहने की सेंस समझना। पैसेज में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि कोई इंसान बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है, तो फिर वो सारा इंसिडेंट कैसे बता सकता है। वो इंसिडेंट तभी बता सकता है जब वो वहां से बचकर आ गया हो, ठीक है ना जी। कोई इंसान आपके सामने आके ये कहे ही किल्ड मी, तो समझ लीजिएगा या तो वो सरकट्टा है, ठीक है, या फिर वो इंसान ही बात गलत कह रहा है, ठीक है। वी वर अनबाउंड, खोल दिया गया। ब्रोड बैक अपॉन द स्कैफोल्ड, वही स्कैफोल्ड हम कह सकते हैं जहां फांसी लगाई जाती है, ठीक है जी। लिखा है एंड इन्फॉर्म्ड दैट हिज मेजेस्टी हैड स्पेयर्ड अस, हमारी जीवन बख्श दिया है। द सेंटेंस, जो सजा थी, वॉज कम्यूटेड टू हार्ड लेबर, अब हमें कठोर मजदूरी के लिए सजा सुना दी है, मृत्यु दंड से माफ कर दिया गया है। बाबू कहानी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये चीज आपको समझा रहा हूं। ये क्राइम एंड पनिशमेंट नाम की एक स्टोरी से लिया गया है। इस स्टोरी के हिस्से में हमें तीन चीजें समझ आई। पहली एक चीज हमें समझ में आई कि कोई बचपन से जवान हुआ, जवान से फिर एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया जब उसका बहुत अच्छा नाम हुआ, और उसकी लाइफ में फिर ट्रेजिक एस्पेक्ट आ गया, अरेस्ट हुआ, मरने की स्थिति पर आ गया, यानी कि जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये हमें समझना है स्टोरीज में। दूसरी चीज हमें समझनी है, एक राइटर जब भी लिखता है ना किसी चीज को, किसी खासकर किसी कहानी के हिस्से को, तो उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट हमारे सामने जरूर रखता है जिसको हम सोचते हैं, जिसको हम समझते हैं। ऐसे एलिमेंट को हमें खुद डिस्कवर करना होता है, राइटर नहीं बताएगा आपको, ये हमें खुद डिस्कवर करना होता है। और तीसरी चीज अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कि कहानी का कोई भी हिस्सा जब सामने आता है ना, हम उसको अपने साथ तुरंत रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी बेस्ड पैसेज में। पहला कौन सा हो गया, जिसके अंदर क्रोनोलॉजी बताई जाती है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन, छोटा बड़ा हुआ उससे बड़ा हुआ, ठीक है। यही सीक्वेंस आप लोगों को पैराजंबल को सोल्व करने में मदद करेगी, ठीक है। और बाकी की दोनों जो बताइए बेटा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को फ्रीज करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 1 हमारे सामने कहता है what was the occupation of this person's father and what was the family's living situation। टीचर नहीं, डॉक्टर था, राइटर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। How does this person's early work, poor folk, impact his life? It caused him to be rejected। नहीं सर, रिजेक्ट नहीं हुआ था, अरेस्ट नहीं हुआ था, इग्नोर नहीं हुआ, सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इसका रिव्यू एक बहुत महान पोइट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। वाई वॉज दिस पर्सन अरेस्टेड इन 1849। क्या हुआ, सस्पेक्ट किया है कि ये जासूस है? नहीं सर, ही वॉज पार्ट ऑफ अ ग्रुप रीडिंग रिवोल्यूशनरी लिटरेचर, हो सकता है। एक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट, खिलाफत में कुछ कर रहा था या इन्वॉल्व था। वायलेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का जिक्र ही नहीं आया मेरे भाई पैसेज में। तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, एक ही बचता है, वो एक ऐसा लिटरेचर पढ़ रहा था जो खिलाफ था, ठीक है जी। क्वेश्चन 4 को फ्रीज करते हैं। व्हाट हैपन टू दिस पर्सन एंड अदर आफ्टर देयर अरेस्ट। क्या हुआ, दे वर इमीडिएटली रिलीज्ड, नहीं, तुरंत नहीं सर। दे वर एक्साइल्ड टू साइबेरिया, सर उनको बिल्कुल वनवास काटने के लिए भेज दिया था। सेंटेंस टू डेथ बाय शूटिंग, वर गिवन अ पब्लिक ट्रायल एंड एक्विटेड। सर ये वाली बात है, उनका ट्रायल नहीं हुआ था, ट्रायल नहीं, सीधा आदेश दिया था, मार डालो इनको, खत्म कर डालो, ठीक है जी। Let's talk about question number 5. What was this person's reaction during the moments before his supposed execution? He remained calm and composed. शांत रहा. He felt he had only a few minutes before of life left. Thought of his family. परिवार याद आया, यही बात थी भाई साहब, उसने क्लियर कहा है। Attempted to escape नहीं, express his anger नहीं सर, यही सटीक आंसर है। उसके मन में यही इच्छा है, कुछ ही मिनट बची हैं, काश परिवार होता। What is the tone of the passage?
पैसेज क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीदों से भरा नहीं, मजाक की कोई बात नहीं कही है। इंडिफरेंट का मतलब जिससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे रिफ्लेक्टिव एंड सोम्बर। सोम्बर मींस सीरियस। रिफ्लेक्टिव का मतलब आज कहीं पर बैठकर वो किसी पुरानी बात का चिंतन कर रहे हैं, कुछ पुरानी बात याद आ रही, दैट रिफ्लेक्टिव इज फार बेटर। आइए कुछ वोकैब्स पर काम करते हैं। आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनलिस्ट, ठीक है। एक्यूज्ड, आरोपित। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल जरूर जो अपने आप से पढ़िएगा। कॉन्विक्शन, दोष सिद्धि हो गया। एग्जीक्यूशन, जब किसी को फांसी दी जाती है, ठीक है बच्चा पार्टी, फाइन। चलिए भाई अगले कुछ और भी शब्द इसमें देख लेते हैं हम। इम्प्रिजनमेंट, जब किसी को कारावास की सजा दी जाती है। कंडेम्ड का मतलब दोषी ठहराना। टैटू आप जानते हैं, आ रिदमिक बीटिंग ऑफ ड्रम्स और सिमिलर साउंड यूज्ड टू सिग्नल ट्रूप्स और सोल्जर्स। टना टना ड्र ढम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैटू। ठीक है बच्चों, आइए भाई, आइए बच्चों। अब मेरे बच्चों यहां तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस वो किए हैं जिस लेवल को हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर थोड़ा सा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो। तो दोस्तों यहां से जो आगे की हमारी पूरी सीरीज है, यहां से हम आपके साथ मिलकर बेहतरीन मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब आप देखिएगा उन क्वेश्चंस को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और उन क्वेश्चंस को जब आप बनाएंगे तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। चलिए दोस्तों स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आइए बच्चों पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 6, लीडरशिप डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉलोअरशिप। सर नेतृत्व केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब फॉलो करने वाला कोई और है। अ लीडर हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप विच फॉर्मर इज सपोज टू लीड। यानी कि लीडर केवल तभी स्वीकार्य होता है जब एक ग्रुप जो उसका, यानी कि इस फॉर्मर का मतलब लीडर को फॉलो करे, जो लीड करता है उनको। टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता को प्राप्त करने के लिए द लीडर शुड कोज एन इमोटिव इम्पैक्ट। लीडर के पास एक ऐसा इंपैक्ट होना चाहिए जो भावनाओं के आधार पर फॉलोवर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए ऑन द ग्रुप मेंबर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एग्जिबिटेड, जो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है, ताकत है, इंटीग्रिटी जो दिखाई जाती है लीडर्स के द्वारा, मेक्स देम डियर टू देयर फॉलोअर्स, और इसी वजह से वो अपने फॉलोअर्स के बड़े प्रेमी होते हैं। अ लीडर इज वन हु इफेक्टिवली इंस्पायर्स फॉलोअर्स टू अचीव वर्थवाइल थिंग्स। एक लीडर वो होता है जो इफेक्टिवली प्रेरित करता है फॉलोअर को किसी चीज को पाने के लिए। आप एक चीज नोटिस जरूर कीजिएगा, पैसेज की शुरुआत में लीडरशिप से हम शुरू हुए तो वहां अ लीडर देखने को मिला, फिर द लीडर देखने को, और फिर यहां पर अ लीडर आर्टिकल के रूल को चैलेंज कर रहा है। व्हाट कैरेक्टर ऑफ द लीडर मोटिवेट्स द फॉलोअर्स। क्या है कैरेक्टर की वो गुण जिससे फॉलोअर प्रेरित होते हैं। इट इज नॉट पॉम्प एंड शो, दिखावे से कुछ नहीं फर्क पड़ता साहब, नीदर फ्लैटरी, ना चापलूसी से, नोर सैंक्शनिंग मोर इंसेंटिव्स, ना ही ज्यादा बेनिफिट्स अपने लोगों को देने से। पॉम्प एंड शो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आ। बहुत सारे लोग हैं जो नेतृत्व करने के साथ साथ दिखावा, भोकाल क्रिएट करे रहते हैं, जबकि एक सामान्य दर्जे का जो लीडर है, सामान्य दर्जे का जो भी इंसान है ना, वो ही एक सबसे अच्छा लीडर होता है, जो जैसा आपके सामने है वैसा ही आपकी नजरों से हटने के बाद भी रहे, ठीक है। दिखावटी जो लोग होते हैं क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ऑ, वो तो भय पैदा करते हैं। एंड द लीडर इज डिफाइड, है ना, देवीय रूप उनका प्राप्त करना, रेदर देन एमुलेटेड, ठीक है ना जी। ये सामने सिर्फ नकलीपन दिखाना, सामने सिर्फ नकलीपन दिखाना, ठीक है जी, फाइन, ठीक है जी। तो लिखा है डिफिड रेदर देन एमुलेटेड। एमुलेटेड का मतलब जिसके नजदीक भी ना पहुंचा जाए, ऐसा नेता बनने से कोई फायदा नहीं है। फ्लैटरी इज अनरियलिस्टिक, चापलूसी जो होती है ना वो बेसलेस होती है भाई, अवास्तविक होती है। एंड कैन नॉट सर्व एज अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशनल टूल, ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाता है। अ लीडर स्टाइल, जो लीडर का अपना स्टाइल है, शुड बी वन, एक ऐसा लीडर का स्टाइल होना चाहिए दैट कैन नॉट बी एमुलेटेड बाय ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैडर, जो भी उस कैडर के लोग हैं उसको क्या है आसानी से प्राप्त करने की क्षमता रख सकें। क्लास एंड कैलिबर, जो सिंप्लिसिटी है,
किस चीज में, किसी भी इंसान के दिन प्रतिदिन यानी कि दैनिक कंडक्ट में है, इज द ओनली थिंग दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय ऑल। ठीक है, अब इसी बात को अगर मैं अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करूं, मेरा एक बिल्कुल सामान्य सा जीवन है, सीधे साधे सिंपल कपड़े पहनता हूं, साधा रहता हूं, ठीक है, जैसा बच्चों के सामने कैमरे पर हूं, कभी भी कोई बच्चा मिलता है मेरे साथ बैठकर चाय पीता हूं तो भी मेरा यही व्यवहार है, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। आप कहीं किसी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर ये नहीं देखोगे जाकर कि सर ने ये गाड़ी ली, सर के पास बड़ी गाड़ी, नहीं नहीं, एक सामान्य गाड़ी में चलता हूं भाई, ठीक है ना, सामान्य गाड़ी में, एक ऐसी गाड़ी जो कल को कोई भी स्टूडेंट नौकरी लगने के बाद अपने दम पे भी ले सकता है। मैं नहीं आपको वो हवाबाजी दिखाता, बड़ी गाड़ी है मेरे पास, बड़ा घर, नहीं, अब सामान्य इंसान है। और अगर मुझे ये लगता है कि मैं अगर अपने बच्चों को सामान्य जीवन जीने के लिए मोटिवेटेड रख सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं सच्चा और अच्छा इंसान हूं। और मैं बच्चों को ऐसी काल्पनिक दुनिया दिखाने की कोशिश करूं कि देखो मैं 5,000 रुपए की शर्ट से तो नीचे शर्ट नहीं पहनता, ठीक है, मैं भाई साहब 50,000 की घड़ी पहनता हूं। सर, अगर दिखावटी की चीजों की बात करें तो वो शायद ज्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। पहला सवाल, which of the following desired qualities of a leader is mentioned in the passage? Simplicity, defeat, pomp and show, flattery। सर simplicity का बात कहा गया है। तो आपको emulate का सिनोनिम बताना है, relax, imitate, suppose या exhibit। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप किसी की नकल उतारकर वैसा ही बनना चाहते हैं, उसी को हम imitate कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट। देखिए क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई शुड द लीडर जनरेट एन इमोटिव इम्पैक्ट? टू एग्जिबिट कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए, कैरेक्टर को मोल्ड करना, एक्सेप्टेंस को स्वीकार करने को बढ़ाना है, एक्वायर सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान को बढ़ाना है। तो आप कहेंगे सर जब हम इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ देखें ना किसी लीडर का, तो वो दिखावी नहीं, वो मोल्ड नहीं कर रहा कैरेक्टर ऑफ लीडर को, नहीं सर, वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस गेन करने की कोशिश करता है कि लोग उसे वैसा ही स्वीकारें जैसा वो है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। चलिए बेटा स्क्रीन फ्रीज करके आंसर बनाएंगे। आपको बेस्ट समरी बतानी है, इसकी बेस्ट समरी क्या हो सकती है? लीडर इफेक्टिवली इंस्पायर करता है, गाइड करता है अपने फॉलोअर को टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। ठीक है ना जी, ये अपनी जगह सही है। लीडर स्टाइल कैन नॉट सर्व एज अ लॉन्ग टर्म। सर कैन नॉट नहीं, लीडर के लाइफ का, कैरेक्टर का प्रभाव बहुत समय तक लोगों के ऊपर रहता है। मोटिवेशन इज द इनेट क्वालिटी दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू बी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग। देखो अब पैसेज में तो ऐसा नहीं कहा है, पैसेज से बाहर जाओगे तो ये सही चलेगा। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के बारे में पैसेज में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है बच्चे, आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ फैक्ट दैट ड्रॉज आवर अटेंशन इज दैट, एक फैक्ट जो हमारी अपनी तरफ नजरें खींचता है। अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज नीदर ईदर एडमायर्ड और लोथ। कि जो भी इंसान है ना, अगर किसी इंसान की पोजीशन उसकी जिंदगी में देखी जाए तो जो फिजूल खर्ची इंसान है ना, या तो उसकी बहुत प्रशंसा होती है या फिर उससे बहुत नफरत की जाती है। बात तो सही है। अगर एक ऐसा इंसान है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता, लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग प्रूडेंट। ठीक है ना जी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कुछ भी नहीं करता इंक्रीज करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को, बाय बीइंग प्रूडेंट विद हिज मनी, कि वह अपने पैसे को लेकर तार्किक रूप से सही हो। ठीक है, अ पर्सन हु इज वेल्दी इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ। जिस इंसान के पास पैसा है, लोग उससे उम्मीद करते हैं कि भाई लग्जरियस लाइफ जीना, खुल के पैसा कमाया है तो खुल के खर्च। एंड टू बी लेविश, लेविश का मतलब बिल्कुल भाई साहब अल्ट्रा लग्जरी की जिंदगी जीना। विद इज हॉस्पिटैलिटी, लोगों की आओ भगत करो, है ना। इफ ही इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं है, इज कंसीडर्ड मीन, लोग उसे स्वार्थी समझेंगे और उसकी जो रेपुटेशन है बिजनेस में इवन सफर इन कॉन्सिक्वेंस। द पैराडॉक्स, और ठीक विरोध में क्या आता है, विरोधी स्थिति क्या आती है? remains that he had not been careful with his money, कि वह अपने पैसे को लेकर लापरवाह, मतलब केयरफुल का मतलब अपने पैसे को लेकर वो बड़ा केयरफुल है, विद हिज मनी बड़ा सोच समझ के खर्चता है। इन द फर्स्ट प्लेस, और सबसे पहली जो बात कही है, he would never have achieved his present wealth, कि अगर वो शुरुआत में अपने पैसे को लेकर केयरफुल नहीं होता तो वर्तमान में आज वह इस पोजीशन को नहीं पाता। ठीक है ना जी। अमंग द लो इनकम ग्रुप डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट, और जो
जिन लोगों की कमाई बहुत कम है उनके जीवन में पैसे को लेकर एक अलग मतलब वैल्यूज का सिस्टम है, एक अलग तरीके का उनके जीवन में मूल्य है पैसे का। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ प्रेजेंट ऑफ अ न्यू ड्रेस व्हेन ही हैज नॉट पेड हिज हाउस रेंट, घर का किराया नहीं दिया अपनी पत्नी के लिए नई ड्रेस वो लेकर आ रहा है, गिफ्ट कर रहा है, इज कंडेम्ड, लोग उसे दोषी ठहराएंगे क्या, किस चीज का, कि भाई ये फिजूल खर्ची इंसान है। केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने में बहुत सतर्क हैं तो आप स्वार्थी नहीं है, इज अपलॉडेड एज अ वर्चू, लोग इस बात के लिए मतलब लोग आपके लिए प्रशंसा भी करते हैं कि भाई पैसे को सोच समझ के खर्चो। नथिंग इन हिज लाइफ इज कंसीडर्ड मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल्स, एक इंसान जो क्लर्क ग्रेड पर है पहले भाई वो अपनी जो दैनिक खर्चे हैं जो बिल हैं वो पे करे। द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन, ऐसे इंसान की जो आइडियल वाइफ है ना वो भी सेपरेट करती है अपनी हाउस कीपिंग पैसे को इनटू जॉयलेस लिटिल पाइल्स, ठीक है ना जी, भले ही उसे अपने जीवन के आनंद त्यागने हो, अपने जीवन के सुख त्याग के पहले घरेलू जिम्मेदारियों का खर्चा पहले पूरा करना हो तो उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। सो सच फॉर रेंट, for food, for children's shoes, she is able to face the milkman with equanimity every month, ठीक है ना जी, यानी कि भाई अब अपमान नहीं झेला जाए ना कि हर महीने जाकर दूधिया भाई उसके मुंह पे कुछ कहे। सेटिस्फाइड विद हर इकोनॉमाइजिंग वेज, ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर हमारे सामने क्या समझ में आ गई बातचीत, ठीक है ना जी, थी वो दूधिया को बड़े शांति तरीके से ही पेश आए, मतलब दूधिया सामने आके ये ना कहे महीने का बिल हो गया, बिल काहे नहीं भर रहे हो, ठीक है ना, तो शांति से हर महीने पेश आए ताकि उसका बिल पे किया जाए। सेटिस्फाइड हो वो अपनी इकोनॉमाइजिंग वे से, और नेवर नोज द गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग शी कांट रियली अफोर्ड, और ऐसी कोई चीज खरीदने का उसे कभी दुख ना हो जिस चीज को वो अफोर्ड ना कर सके। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए आई फॉल इन टू नीदर ऑफ दीज कैटेगरीज, मेरे लिए दोनों कैटेगरियां नहीं है, मैं दोनों कैटेगरीज से बाहर हूं। इफ आई हैव मनी टू स्पेयर, अगर मेरे पास पैसा खर्चने का है तो भाई मैं एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता हूं, बट व्हेन एज इज यूजुअली द केस आई एम हार्ड अप, जब मेरे सामने कठिनाई का वक्त चल रहा हो तो मैं इस धरती का सबसे ज्यादा मीनेस्ट इंसान हूं, जो सिर्फ अपने पैसे अपने लिए सोच समझ के खर्च करने वाला इंसान हूं। सीपीयू मेन से उठाया गया सवाल है बच्चों। चलिए बेटे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं, बनाएंगे पहला सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सच नहीं है। पीपल हु लीड अ लग्जरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली, सर कौन सी बात सच नहीं है, ये तो सच है। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट एट ऑल टाइम्स, उस इंसान को इस बात की आजादी है हर समय, हर समय नहीं, वो मिडल मैन है, पैसा है खुल के खर्च करता है, पैसा नहीं है तो वो सबसे ज्यादा स्वार्थी है एक एक पैसे के लिए, ठीक है ना जी। ओके भाई, तो ये वाली बात थोड़ी झूठ है, इसमें पूरी बात नहीं है। रिच अमास वेल्थ बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली, अमीर लोग केवल अमीर तब है जब वो सोच समझ के पैसा खर्चते हैं, ये भी सही है। लो इनकम पर्सन इज कंसिडर्ड वर्दी इफ ही पेज बिल्स ऑन टाइम, ये भी अपने आप में सही है। तो सी ही एक ऐसी बात है जो अधूरी बात है, सच नहीं है। विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या चीज का अर्थ समझा जा सकता है। वेल्दी पीपल आर स्टिंजी एज फार एज फिलैंथ्रोपी इज कंसीडर्ड, जो अमीर लोग हैं कंजूस माने जाते हैं अगर वो दूसरों के उपकार पर खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है सर, अमीर लोग भी खुल के खर्चते हैं, अंबानी की शादी आप देखिए चक्कर आ जाएंगे भाई, है ना। एक्स्ट्रा वैकेंसी इज अपलोडेड इन सम एंड कंडेम्ड इन अदर्स, ठीक है ना। फिजूल खर्ची कुछ लोग इसके लिए मतलब खुशियां बांटते हैं और कुछ लोग इस बात को दोषी ठहराते हैं। बेसिकली पैसेज में ये कहा गया है भाई, ये बात तो अधूरा है। फॉर द वेल्दी प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है रेशनैलिटी, तार्किकता, रेशनैलिटी इसका सिनोनिम है। रेशनैलिटी का मतलब तार्किकता, तर्क के आधार पर अपने पैसे को खर्च करें। इन सम प्रूडेंस विद मनी इज कंसीडर्ड अ वर्चू, अधूरा सच है भाई ये। पीपल हु हैव मीगर इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंडथ्रिफ्ट्स, अधूरा सच है। ये बात दोनों को बैलेंस कर देता है, ठीक है जी। आइए बच्चा क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, अगर एक सक्सेसफुल आदमी सोच समझकर पैसा खर्च करता है तो उसकी प्रेस्टीज इंप्रूव होती है, रेपुटेशन सफर होती है, बिजनेस फ्लोरिश होता है, बिजनेस फैलता है, पॉपुलैरिटी राइज होती है। तो सर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो पैसा है खर्चे, मार्केट में पैसा घूमेगा, लोगों को इनकम जनरेट करने में मदद करेगा। पैसेज के अकॉर्डिंग तो यही सही है, हमारे हिसाब से तो कोई सा भी लगा लो सारे ही सही है गुरुजी, ठीक है भाई।
आइए भाई लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है, सेलेक्ट करना है एंटोनिम लोथ्ड, नफरत करना, हेटेड। तो एंटोनिम की बात करें तो अडोर, जिसका मतलब होता है लाइक करना, प्रशंसा करना, ठीक है, लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है भाई। क्वेश्चन 5, द वर्ड इक्वानिमिटी पैसेज में क्या कहता है, ट्रैंक्विलिटी, एजिटेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। देखो जी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सभी नेगेटिव है। ट्रैंक्विलिटी पॉजिटिव है, इक्वानिमिटी यही होता है, इसका मतलब काम, शांति से किसी के साथ पेश आना, शांति से किसी के साथ पेश आना। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीशीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट। खोज हुई है एक नई बर्ड स्पीशीज की जिसने चारों ओर स्पार्क फैला दी है खुशी की। किनके बीच, ऑरिंथोलॉजिस्ट। अब ओरिंथ का मतलब होता है बर्ड, ओरिंथ का मतलब होता है बर्ड, तो जो पक्षी विशेषज्ञ हैं कुल मिलाकर वो वैज्ञानिक है। बर्ड एंथुसियास्ट, जो पक्षी वैज्ञानिक तो है नहीं लेकिन फिर भी उनका पक्षियों के जीवन के बारे में जानने का अलग एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है भाई, आगे हम समझने का काम करते हैं। द बर्ड नेम्ड द सैफायर विंग्ड वार्बलर, ये है वो पक्षी का नाम। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, डिस्टेंस, ट्रॉपिकल आप जानते ही हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में है। Island's rainforest is a unique bird with vibrant blue feathers and a distinctive melodic song. एक ऐसे melodic song जिसके अंदर बिल्कुल अद्भुत आवाज आती है। Bird watchers, जो पक्षी देखने वाले लोग होते हैं, nature enthusiasts होते हैं, have been flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive, भ्रम से भरा captivating creature। एक creature जो captivating है, हर किसी का attraction का center बना है। The discovery of the sapphire winged warbler highlights the importance of preserving, ये इस चीज पर बहुत ज्यादा क्या है, हाईलाइट करता है, फोकस करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की प्रजातियों के संरक्षण पर काम करना, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, और उनका जहां निवास स्थान है। Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns। तो जो ये बर्ड्स हैं ये किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का काम करती हैं, ठीक है ना जी। और एम्बार्क्ड उनका मतलब होता है जाने का जो काम करते हैं, मिशन टू अनकवर। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्चर्स अब इस बात पर जाने की तैयारी करते रहते हैं कि आखिर ये बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, इनके कैसे पैटर्न है माइग्रेट करने के, कौन से मौसम में कहाँ कहाँ ये जाते हैं। इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस लेकर चलते हैं रिसर्चर्स। दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी, किस तरीके से कौन से रूट को ये फॉलो करते हैं ऑफ दिस स्पीशीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस बाय अनरेवलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स। मतलब इस चीज की खोज करते हुए इनका ट्रेवलिंग रूट क्या है, स्टॉप ओवर लोकेशंस, कौन कौन से स्थान पर ये रुकते हैं। साइंटिस्ट्स होप टू गेन इनसाइट इनटू द चैलेंजेस द सैफायर विंग्ड वॉर्बलर फेसेस ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस ट्रेवल्स। थकाने वाली ये जब ये यात्रा करते हैं, वे ढूंढना चाहते हैं कि इनको क्या आगे कैसे क्या फील होता है, क्या चीजें चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज एम्ब्रेस्ड, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है ना जी, किसको ढूंढा है, एवियन रेजिडेंट, ठीक है, जो हवा में रहने वाला ये पक्षी है, इसके बारे में उन्होंने भी बड़े जोश से इसको स्वागत किया है। एफर्ट्स आर अंडर वे, अभी बहुत सारी कोशिशें की जा रही है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट एंश्योर द कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्सक्विजाइट स्पीशीज। ये टीयर 2 का पेपर का सवाल है बेटा। हमने सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप लोगों को द हिंदू से कराया है। चलिए क्वेश्चन को फ्रीज करके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट टाइटल इस लिखे हुए पैसेज का। माइग्रेटरी जर्नी ऑफ सैफायर विंग्ड वॉर्बलर, कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन के एफर्ट्स कुछ भी नहीं है, कंजर्वेशन होना चाहिए, बात ये तो है। द यूनिक फीचर्स ऑफ द सैफायर विंग्ड वॉर्बलर, फीचर का कुछ जानकारी नहीं है। क्यूरियस बिहेवियर बर्ड्स रिमोट आइलैंड्स, ज्यादा बेहतर यही आंसर है। क्या माइग्रेशन है इनका ये बताया गया है। Which statement best reflects a fact mentioned in the passage? पैसेज में एक फैक्ट बताने वाला कौन सा वाक्य यहां से आप चुनेंगे।
सैफायर विंग्ड वार्बलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीशीज इन द एवियन, ये सबसे बड़ा पक्षी है ऐसा कहा है सर। साइज की बात तो पता ही नहीं है। स्कूल्स ऑन द आइलैंड ऑर्गेनाइजेस, सर स्कूल का कोई जिक्र नहीं है। सैफायर विंग्ड वार्बलर इज द ओनली बर्ड स्पीशीज ऑन द ट्रॉपिकल, सर ओनली कह देना गलत है, इकलौता पक्षी नहीं है, ठीक है ना जी। आगे रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग, यही बात अपनी जगह सटीक कही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कीजिएगा एंटोनिम, ठीक है जी। स्टेयर शब्द का, स्टेयर का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली किसी चीज की तरफ देखने का काम करना, ठीक है ना जी। तो आर्डुअसनेस थकाने वाला, वाइब्रेंसी कलरफुल हो गया, एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म को कहते हैं ग्लिम्स, इसी को हम हिंदी में कहते हैं झलक दिखला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। सवाल है बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस, कौन सी बात जो इस पैसेज से निकाली जा सकती है, भाव क्या है। डिस्कवरी ऑफ सैफायर विंग्ड वॉबलर हैज स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड वॉचिंग, ये तो अपनी जगह है ही करेक्ट आंसर। जो ये पक्षी है इज एन एग्रेसिव, सर एग्रेसिव का जिक्र पैसेज में नहीं कहा सर, आगे लिखा है कंजर्वेशन एफर्ट्स पूरी तरह एक ही चीज पर फोकस करते हैं, उन प्रोटेक्टिंग सैफायर। सर एक अकेले पक्षी के लिए फोकस नहीं किया जा रहा, पक्षी की प्रजातियां तो बहुत है। साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, सर ये तो कह दिया गलत है, लॉस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो जबरदस्त डेवलप हो गया है, तो यही इस सवाल का सटीक आंसर बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के सफर को हम यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में फिर से मैं आप लोगों के लिए रिसेंट न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूंगा और उन्हीं के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ लेकर चलूंगा, जो दोनों जब आप एक साथ देखोगे तब आपको महसूस होगा कितनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, ताकि ये जो मेहनत आप मैं मिलकर कर रहे हैं हमारे सपने साकार हों, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से अगले सेशन में फिर कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।